नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हैं फेर ऑब्जर्वर हिंदी। आज हम एक ऐसे संघर्ष की बात करने जा रहे हैं जो दुनिया की नजरों से भले ही थोड़ा ओझल हो, लेकिन जिसकी भयावहता रोंगटे खड़े कर देती है। हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के सूडान में चल रहे गृह युद्ध की। एक ऐसा युद्ध जो थमने का नाम नहीं ले रहा और जिसके पीछे कई जटिल कारण छिपे हुए हैं। सूडान में सूडानी सशस्त्र बल यानी एसएएफ और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ के बीच सत्ता की जंग जारी है। और यह सिर्फ दो गुटों की लड़ाई नहीं बल्कि गहरे जातीय और क्षेत्रीय विभाजन का नतीजा है। दुख की बात यह भी है कि विदेशी ताकतें इस आग में घी डाल रही हैं। वे हथियार, पैसा और रणनीतिक गठबंधन के जरिए इस संघर्ष को हवा दे रही हैं। पश्चिमी देशों की संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पर बढ़ती निर्भरता यह सुनिश्चित करती है कि बाहरी दबाव इस संघर्ष को खत्म नहीं कर पाएगा। नतीजा, सूडान एक लंबे और विनाशकारी मानवीय संकट में फंसा हुआ है। फेर ऑब्जर्वर के लेखक मार्टिन प्लाट की रिपोर्ट पर आधारित आज की हमारी खास पड़ताल में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि सूडान का यह युद्ध क्यों नहीं सुलझ सकता। तो सूडान में चल रहा युद्ध, जिसमें जनरल अब्देल फताह अल बुरहान के नेतृत्व वाले एसएएफ यानी सूडानी सशस्त्र बल और जनरल मोहम्मद हमदान डगालो, जिन्हें हेमेदती के नाम से जाना जाता है, उनके नेतृत्व वाली रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ आमने सामने है। और यह युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अनथक प्रयासों के बावजूद लड़ाई थमने जैसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। 15 अप्रैल 2023 को यह युद्ध शुरू हुआ और अगर संयुक्त राष्ट्र की माने तो यह युद्ध अब तक लाखों लोगों को भुखमरी और विस्थापन के कगार पर धकेल चुका है। 3 करोड़ से अधिक लोगों को तत्काल मानवीय मदद की जरूरत है और इनमें 96 लाख लोग हैं जो अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं। 1.5 करोड़ बच्चे रोजमर्रा के जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं बल्कि लाखों जिंदगियों की चीख हैं। और भौगोलिक रूप से देखें तो पश्चिमी सूडान का अधिकांश हिस्सा जो चाड, लीबिया और मध्य अफ्रीकी गणराज्य की सीमाओं से सटा है, वो हेमदती और आरएसएफ के कब्जे में है। वहीं देश का केंद्रीय और पूर्वी भाग एसएएफ और अल बुरहान के नियंत्रण में है। और यह विभाजन कोई नया नहीं है। यह नील नदी के किनारे रहने वाले लोग जो आमतौर पर मिस्र की ओर देखते हैं और परिधि में रहने वाले लोग जिन्हें सूडानी अभिजात वर्ग ने पारंपरिक रूप से हाशिए पर रखा है, उनके बीच चलने वाले एक लंबे समय के तनाव को दर्शाता है। और यह सिर्फ एक सत्ता की लड़ाई नहीं है बल्कि सदियों पुराने सामाजिक और क्षेत्रीय भेदभाव की भी कहानी है। अब सवाल उठता है कि यह युद्ध क्यों नहीं रुक सकता। इसका एक बड़ा कारण है कि इसमें कई बाहरी ताकतें शामिल हैं। सूडान का युद्ध सिर्फ सूडानियों के बीच का संघर्ष नहीं रह गया है। अब यह एक ऐसा अखाड़ा है जहां कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अपने हितों के लिए दांव लगा रहे हैं। इसमें एसएएफ सूडानी सशस्त्र बल है, अल बुरहान जिनके सरमाएदार हैं, उन्हें कई देशों का समर्थन मिल रहा है और मिस्र जो है वो एसएएफ का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। वह सूडानी सेना के नेतृत्व को वैध सरकार के रूप में मान्यता देता है। रिपोर्ट कहती है मिस्र ने एसएएफ के पायलटों को प्रशिक्षण दिया है और ड्रोन भी मुहैया कराए हैं। हालांकि मिस्र आधिकारिक तौर पर इन दावों से इनकार करता है और ईरान जो है वो भी एसएएफ को ड्रोन की आपूर्ति कर रहा है। और ईरान की नजर है कि लाल सागर जो इलाका है, रेड सी, उसमें अपने हितों से जुड़े एक रणनीतिक लॉजिस्टिक बेस की जरूरत सूडान पूरी करता है और वो इस जरूरत का उपयोग करने पर आमादा है, कोशिश कर रहा है ड्रोन उपलब्ध करा के। अब बात करें तुर्की की, वो भी एसएएफ को ड्रोन और विभिन्न प्रकार के हथियार प्रदान कर रहा है। तो उसका उद्देश्य इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखना और रेड सी यानी लाल सागर तक पहुंच सुरक्षित करना है। सऊदी अरब भी क्षेत्रीय स्थिरता में अपनी रुचि को देखते हुए एसएएफ का समर्थन करने की ओर झुका हुआ है। अब दूसरी बात करें आरएसएफ, जिसके सरमाएदार है हेमेदती, उनको भी बाहरी समर्थन प्राप्त है और शक्तिशाली समर्थन
पूर्वी लीबिया के एक युद्ध सरदार जनरल खलीफा हफ्तार गजब के समर्थक हैं आरएसएफ के। और हफ्तार के नियंत्रण वाले क्षेत्र के जरिए संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई हेमदती को भारी मात्रा में सैन्य और मानवीय सहायता पहुंचाता है। और यूएई जो है वो आरएसएफ का सबसे महत्वपूर्ण समर्थक है। एसोसिएट प्रोफेसर और रणनीतिक जोखिम सलाहकार एंड्रियाज क्रिज लिखते हैं कि आरएसएफ यूएई द्वारा पिछले एक दशक में बनाए गए नॉन स्टेट एक्टर्स के नेटवर्क में से सिर्फ एक कड़ी है, गैर राज्य अभिनेताओं का नेटवर्क। मिडिल ईस्ट आई ने एक बड़ा डिटेल लेख प्रकाशित किया था जिसमें बताया था कि यूएई सोमालिया के पुंटलैंड के जरिए कैसे आपूर्ति भेजता है, लेकिन युगांडा समेत अन्य कई रास्तों का भी उपयोग किया गया है। और बदले में हेमेदती उन सोने की खानों से यूएई को भुगतान करता है जिन पर उसका सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण है। और ये जो गोल्ड माइंस है, सोने की खदानें हैं, वो आरएसएफ के लिए रेवेन्यू का एक स्थिर यानी एक स्थायी सोर्स बन रही हैं, जिससे उसे हथियार खरीदने, लड़ने वालों को पेमेंट करने और अपने सैन्य अभियानों को बनाए रखने में मदद मिलती है। और इसी से युद्ध लंबा खिंच रहा है। कभी ऊंटों का व्यापारी रहा हेमेदती, अब बेहद अमीर है। अतीत में रूस में वैगनर समूह के जरिए उसने आरएसएफ का समर्थन किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह समर्थन प्राप्त हो गया है। और इस संघर्ष की जड़ में एक भयावह तत्व है जिसकी मैं शुरू में बात कर चुका, वो है नस्लीय तत्व। दारफुर क्षेत्र में अफ्रीकी जातीय समूहों को हेमदती के बग्गारा समूह द्वारा गुलाम बनाने योग्य माना जाता है। दारफुर क्षेत्र में अफ्रीकी जातीय समूह को हेमदती का जो बग्गारा समूह है उसकी ओर से माना जाता है कि ये गुलाम बनाने योग्य हैं। बग्गारा अरब पारंपरिक रूप से दारफुर और आसपास के इलाकों में कुछ अफ्रीकी जनजातियों को मानते हैं कि ये गुलाम बनाने योग्य हैं, खास करके वे समूह जो गैर अरब हैं और अक्सर डार्क स्किन वाले, गहरी त्वचा वाले और अलग अलग कल्चरल पृष्ठभूमि से जो आते हैं, अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जो आते हैं। इनमें फुर है, जगावा है और विशेष रूप से डार फार्तिट के परिधीय समूह शामिल हैं, जिन्हें अक्सर फार्तिट कहा जाता है। तो बग्गारा खानाबदोश अब अरब पशुपालक के रूप में मुख्य रूप से अफ्रीकी खेती और ग्रामीण समुदायों को निशाना बनाकर दास छापे मारते थे, जिसमें वे हीन और सामाजिक रूप से अधीनस्थ मानते थे। ये दास छापे क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक जो ढांचा है उससे जुड़ा एक लंबे समय का अभ्यास टाइप का था। इस प्रकार वे जातीय समूह अफ्रीका के जिनके पास कम राजनीतिक शक्ति या सैन्य शक्ति थी, उनके लिए माना जाने लगा कि ये गुलाम बनाए जाने योग्य हैं। और बग्गारा की ये प्रथा जो है वो फुलानी से बहुत अलग नहीं है, जिन्होंने नाइजर और नाइजीरिया में सोकेटो खिलाफत की स्थापना की थी, जिसमें 1903 में ब्रिटेन द्वारा नष्ट किए जाने पर कम से कम 20 लाख गुलाम थे। और इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि आरएसएफ ने केवल उनकी नस्ल के आधार पर पुरुषों और महिलाओं को बेरहमी से मारा है। यह युद्ध केवल सत्ता का नहीं बल्कि एक गहरी नस्लीय नफरत का भी प्रतीक बन चुका है। और अगर हम तीसरे और सबसे चौंकाने वाले कारण पे बात करें, और अगर पश्चिमी देश वास्तव में इस युद्ध को खत्म करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन कई राष्ट्र यूएई के साथ इतने गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं कि वे अमीरात को नियंत्रित करने वाले शक्तिशाली परिवारों से टकराव मोल नहीं ले सकते। यूएई के पश्चिमी सहयोगी विशेष रूप से अमेरिका और यूके ने सुरक्षा, आर्थिक साझेदारी और तकनीकी सहयोग के इर्द गिर्द यूएई से कई महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं और वादे किए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यूएई अरब दुनिया में करीबी और सक्षम सैन्य भागीदार हैं। इसमें अमेरिकी सेना के साथ गठबंधन, आतंकवाद विरोधी स्थिरीकरण और शांति स्थापना मिशनों में तैनाती जो है वो अमेरिकी सैनिकों के लिए एक लॉजिस्टिकल हेल्प और एक जॉइंट जो अभ्यास होता है सेना का, वो भी शामिल है। तो यूएई जो है वो संयुक्त वायु युद्ध केंद्र की मेजबानी करता है और अल कायदा जैसे चरमपंथी समूहों से लड़ने में इनको योगदान देता है। साथ ही यमन में शांतिपूर्ण संक्रमण का समर्थन करता है। और यूएई यूएस का रक्षा समझौता जिसने 15 साल के लिए वापस रिन्यू किया गया है, उसमें हजारों अमेरिकी सैनिकों की तैनाती और यूएई की
जो सैन्य क्षमताएं हैं उनको बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर हथियारों का अनुबंध किया गया है, हथियारों का जो है वो संधि शामिल हुई है। तो बड़ी चीज ये है कि इसमें फ्रांस भी जो है वो अबू धाबी में एक सैन्य अड्डे और हथियार आपूर्ति संबंधों के साथ एक महत्वपूर्ण सहयोगी बना हुआ है। तो कुल मिला के यूएई और यूएस का जो द्विपक्षीय व्यापार मजबूत है, जो 2024 में 34.4 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है, जिससे विमानन, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में करीब 1,60,000 से अधिक अमेरिकी नौकरियों का समर्थन होता है। यूएई अब्राहम समझौते के प्रति प्रतिबद्ध है, जो मध्य पूर्व में शांति और सहयोग को बढ़ावा देता है, जबकि आतंकवाद और उग्रवाद की निंदा करता है। और इसने गाजा में युद्ध विराम और मानवीय सहायता के आह्वान समेत क्षेत्र में शांति पहलों का समर्थन किया है। तो ब्रिटेन और यूएई के बीच भी जिस तरह से यूएस का मामला है, उस तरह से यूके और यूएई के बीच में भी सुरक्षा और रक्षा का सहयोग लंबे समय से 1996 में जो समझौता हुआ, उसके बाद उसकी सशस्त्र सेनाएं अरब खाड़ी में स्थिरता के लिए काम कर रही हैं, मिल के काम कर रही हैं। और यूके जो है उनको ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और खुफिया जानकारियां साझा करते हैं। तो कुल मिला के मोटे तौर पे बात करें तो जो पश्चिमी सहयोगी हैं, उन्होंने यूएई को एक केंद्रीय भागीदार के रूप में क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि के उद्देश्य से रणनीतिक सैन्य सहायता, गहरे आर्थिक संबंधों, उन्नत तकनीकी सहयोग और निरंतर राजनयिक समर्थन का वादा किया है। यूएई पर आरएसएफ के लिए अपने समर्थन को समाप्त करने का दबाव डालने के लिए इन संबंधों को जोखिम में डालना बड़ा मुश्किल ही नहीं, मुझे तो असंभव लगता है अगर इस आर्टिकल को हम पढ़ें तो इन सब के बीच में ये अलग अलग पक्ष हैं, लेकिन एक साझा कक्ष है जो कि जिसे इंटरनेशनल कम्युनिटी कहा जाता है। वो क्या कर रही है? तो एक संगठन है क्वाड, उसमें अमेरिका है, मिस्र है, सऊदी अरब है और यूएई है। और ये क्वाड का कहना है कि वो सूडान संकट को हल करने की कोशिश कर रहा है। और ये गठबंधन सितंबर 2025 में एक रोड मैप प्रस्तावित करता है, जिसका उद्देश्य सूडान में संघर्ष को समाप्त करना है। और इस रोड मैप में 3 महीने के मानवीय संघर्ष विराम, उसके बाद स्थायी युद्ध विराम और फिर नागरिक नेतृत्व वाली सरकार स्थापित करने के लिए 9 महीने की संक्रमणकालीन प्रक्रिया का आह्वान किया गया है। अब क्वाड की योजना में तत्काल युद्ध विराम, सहायता वितरण की अनुमति देने के लिए मानवीय संघर्ष विराम और एक समावेशी राजनीतिक प्रक्रिया है, एक साझी एक पॉलिटिकल प्रोसीजर की बात की जा रही है कि ऐसा किया जा रहा है। अब इस तरह के प्रयासों के दावों के बावजूद कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आती भी है तो उसके संकेत बड़े कम हैं। तो ये सारे कारण हैं कि न केवल सत्ता की भूख है, न केवल जातीय और नस्लीय घृणा की बात है, और न केवल इंटरनेशनल कम्युनिटी का अपने अपने हितों से अपने अपने हाथ बचाए रखने या अपने हाथों को गर्म रखने की कोशिशों के बीच में सारे कारणों को देखें तो सूडान में युद्ध का अंत होता नहीं दिख रहा है। बहुत सारी ताकतें इसमें शामिल हैं, बहुत सारे हित दांव पे लगे हैं और बहुत सारे लोगों का भविष्य अंधकार में है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक जटिल जाल है, जिसमें मानवीय पीड़ा, भू राजनीतिक स्वार्थ, ऐतिहासिक विभाजन और नस्लीय नफरत सब कुछ उलझा हुआ है। और जब तक इन सभी पहलुओं को गंभीरता से संबोधित नहीं किया जाता और जब तक बाहरी ताकतें अपने संकीर्ण हितों से ऊपर उठकर सूडानी लोगों के भविष्य के बारे में नहीं सोचती, तब तक सूडान एक मानवीय त्रासदी बना रहेगा। यह एक ऐसी कहानी है जिसे हमें सुनना और समझना होगा ताकि हम दुनिया के इस अनदेखे कोने में हो रहे दर्द को महसूस कर सकें। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें और फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।